हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हिंदी भाषा के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज जो इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुआ उसके क्या मायने हैं, उसका पूरा फुल एनालिसिस आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और ये है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे आज दिया है और इसको टेबल किया पार्लियामेंट के अंदर हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। तो ये वीडियो मैं आप तक ला रहा हूं। माई नेम इज डॉक्टर गौरव गर्ग। और इससे पहले मैं शुरू करूं, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है तो आप इस वीडियो को ढंग से नहीं ग्रेस्प कर पाएंगे। देखिए, बजट के एक दिन पहले प्रेजेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे। सालाना एक बार होता है और यह ऑफिशियल रिपोर्ट होती है हमारी इकोनॉमी की, यानी हमारी अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या है, हालत क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, भविष्य में क्या होगा और सरकार को किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, ये सब बताता है इकोनॉमिक सर्वे। एक बात और याद रखनी है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे कहता है वो सरकार पर बाध्य नहीं होता, ये सिर्फ एक सजेशन का काम करता है और सरकार के ऊपर है इकोनॉमिक सर्वे के जो रेकमेंडेशन है वो उन्हें मानती है या नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारे फॉरकास्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे देता है, जैसे हमारी इकोनॉमी है वो कितना % ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन का क्या स्टेटस है, बैंक्स का क्या स्टेटस है। और इकोनॉमिक सर्वे अभी तक बहुत बड़ा 2 वॉल्यूम के अंदर आता था, जिसमें जो दूसरा वॉल्यूम होता था वो सेक्टर्स के ऊपर होता था। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बहुत ही अलग रहा। इसमें जो दूसरा वॉल्यूम है ये जून जुलाई के आसपास आएगा, जैसा अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने कहा। तो अभी सिर्फ एक ही वॉल्यूम आया है। इस मामले में ये बहुत अलग था बाकी इकोनॉमिक सर्वे से। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो जैसा मैंने बताया ये बहुत अनयूजुअल सर्वे था। इसमें 1 वॉल्यूम फ्रेमवर्क, यानी एक ही वॉल्यूम आया इसका, दूसरा वॉल्यूम अभी नहीं आया। दूसरा वॉल्यूम जून के आसपास आने की संभावना है। पिछले साल जो दूसरा वॉल्यूम आया था उसके अंदर जो वेरियस सेक्टर हैं इकोनॉमी के, उनके बारे में जिक्र किया था, लेकिन इस बार वो नहीं आया। और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण 8 नवंबर को हुआ था और इन्होंने इस बार ये माना, एक्चुअल में सरकार ने माना कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से शॉर्ट टर्म हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खराब जरूर हुई, उसमें कमी आई। हमारा जो डिक्लाइन है वो प्रोजेक्ट किया गया है 0.25% से लेके 0.5%। ये गिरावट है हमारे जीडीपी ग्रोथ में विमुद्रीकरण की वजह से। ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.25% से 0.5%। लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम ने यह कहा कि लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो अब विमुद्रीकरण के बाद जब लोगों के पास दोबारा पैसा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की गई है 2017-2018 के लिए 6.75 से लेके 7.5%। और जो आरबीआई है उसने कहा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी 7.1% और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है 6.6%। तो ये इन दोनों के बीच का इन्होंने एक तरह से प्रोजेक्शन लिया है। 6.75 से 7.5 के बीच में कुछ भी ग्रोथ हो सकती है फाइनेंशियल ईयर 2018 में, यानी कि 2017 टू 2018। और ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक कहा जाएगा, अगर आप मेरी पर्सनल राय माने, थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा सकारात्मक कहा जाएगा। पिछले साल भी देखा गया था जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था उससे इकोनॉमी की ग्रोथ कम हुई थी, तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि जब पैसा वापस आएगा तो जो विमुद्रीकरण के साइड इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, उसकी वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। और सर्वे ने कहा कि 3 रिस्क हैं जो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसमें 3 सबसे बड़े रिस्क क्या हैं। एक, विमुद्रीकरण से हम कितना जल्दी उबर पाएंगे, ये इस पर डिपेंड करेगा। वैसे इन्होंने कहा है कि जो मार्च 2017 है तब तक हम विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट से वापस उबर पाएंगे और इसीलिए अप्रैल ऑनवर्ड्स ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये देखना होगा कि क्या हम सच में मार्च 2017 तक विमुद्रीकरण के इफेक्ट से उबर पाएंगे या नहीं। दूसरा, अगर तेलों के दाम बढ़ गए तो हमारी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं पिछले 3 साल में लगातार ऑयल के जो दाम है वो बहुत कम हो रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जो ऑयल के दाम थे लगभग थे $140 पर बैरल, और उसके बाद ये घट के रह गए थे सिर्फ $40 पर बैरल। और जो तेल निर्यात करने वाली कंट्री हैं जैसे वेनेजुएला, अंगोला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इनमें से ज्यादातर कंट्रीज हैं रशिया को छोड़कर वो ओपेक का हिस्सा हैं। तो ओपेक की मीटिंग हुई थी, हालांकि उसमें रशिया को भी इनवाइट किया गया था और उसमें यह डिसीजन लिया कि हम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे, जिस वजह से मार्केट में ऑयल की कमी आएगी और ऑयल के प्राइस दोबारा बढ़ेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था वापस ठीक हो सकती है। यह डिसाइड किया ओपेक के कंट्रीज ने। और बहुत सारे ओपेक के कंट्री हैं जो सफर कर रहे हैं, जैसे वेनेजुएला का 60% से ज्यादा इकोनॉमी तेल के ऊपर डिपेंड करता है और जब तेल के दाम गिरे तो वेनेजुएला में भीषण इन्फ्लेशन हो गया है।
तो वेनेजुएला में इस वक्त 1600% इन्फ्लेशन चल रहा है और वहां पे 20,000 का नोट भी छापा जा रहा है। 20,000 वेनेजुएला की करेंसी है ओलिवार। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं मदुरो, उन्होंने 20,000 का ओलिवर का नोट छापने का भी निर्णय ले लिया है। तो इतनी ज्यादा ये कंट्री सफर कर रही है, इसीलिए ऑयल प्राइस बढ़ाने के लिए ये कंट्री कोशिश कर रही है। और अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो भारत को इससे नुकसान जरूर होगा। इसके अलावा एक तीसरा रिस्क है ट्रेड टेंशन। जो देश हैं, विभिन्न देश दुनिया के, उनके बीच में वाणिज्य और व्यापार संबंधी जो टेंशन चल रहे हैं, उसकी वजह से भी जो करेंसी का मूवमेंट है, जो निर्यात आयात, ये प्रभावित हो सकते हैं और ये भी एक रिस्क फैक्टर है ग्रोथ के लिए। और जो ग्रोथ रेट है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो 5.2% 2016-2017 यानी फाइनेंशियल ईयर 2017 के अंदर देखी जा सकती है। टोटल ये 31 मार्च तक की मैं बात कर रहा हूं, यानी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, जिसको फाइनेंशियल ईयर 2017 भी कहते हैं। इसमें हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5.2% प्रोजेक्ट की गई है। और आखिरी फिस्कल यानी कि 2015 से 2016, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक फाइनेंशियल ईयर 2016 में ये 7.4% थी। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है उस पर बहुत भारी धक्का लगा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये 4.1% इसका प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2017 के लिए, और ये पिछले साल से 1.2% ज्यादा होगा। अब बात करते हैं पुनर्मुद्रीकरण की, यानी रीमोनेटाइजेशन। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो अब पैसा वापस आएगा, यानी रीमोनेटाइजेशन जरूरी है। इसके अलावा हमें डिजिटाइजेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए, सारी चीजें डिजिटल बनानी चाहिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन करने चाहिए। इससे भी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने कही, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल है, जीएसटी, उसके अंडर जो जमीन है और रियल एस्टेट है ये भी आने चाहिए। तो जीएसटी की एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि लैंड और रियल एस्टेट इसके एम्बिट से बाहर थे, लेकिन जीएसटी में ये लाने चाहिए, ऐसा कहा अरविंद सुब्रमण्यम ने। इसके अलावा जो रिडक्शन इन टैक्सेस एंड स्टैम्प ड्यूटी, ये भी करना चाहिए, और एक इंप्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आती हैं तो हम अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे। और हमारे टारगेट क्या है? हमारे टारगेट हैं, एक अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरा वित्तीय समावेश यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, और हमारे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए। इनके लिए ये सारी चीजें होनी जरूरी हैं। जैसे भारत को डिजिटल होना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर लैंड और रियल एस्टेट को आना पड़ेगा, पुनर्मुद्रीकरण जल्दी होना पड़ेगा जिससे डिमोनेटाइजेशन के जो इफेक्ट है वो उनको कम किया जा सके, और हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसको थोड़ा सा उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके अलावा राज्यों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? ये मैं कहता हूं थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी रहा, क्योंकि जो राज्य हैं वो अपना एवरेज फिस्कल डेफिसिट वो कम कर पाए 3% से कम। तो 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं जीएसडीपी, इसका 3% से भी कम हुआ राज्यों का जो फिस्कल डेफिसिट है, और जो एवरेज रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी खत्म हो गया। तो इस मामले में थोड़ा सा राज्यों का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं हमारे, वो 12% ऑफ ग्रॉस एडवांसेस फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखे गए। यानी कि हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको, सितंबर के एंड में 2016 तक हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 12% तक पहुंच गए थे ऑफ द ग्रॉस एडवांसेस फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, और ये बहुत ज्यादा है। और सरकार सब कोशिश कर चुकी है, आरबीआई ने भी बहुत कोशिश की है, बहुत सारी एक्ट हैं, स्कीम है, जैसे आरबीआई ने 4S स्कीम स्टार्ट की, सरफेजी एक्ट लाई सरकार, और इंद्रधनुष योजना लाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जो बैंक हैं वो सरकारी बैंक, उनमें जो बैड लोन्स हैं, उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जितने भी एमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें, मैं बात कर रहा हूं कंट्रीज की, जितने भी एमर्जिंग कंट्री हैं उनमें भारत का एनपीए रेशो सबसे ज्यादा है सिवाय रशिया के। यानी भारत से ज्यादा सिर्फ रशिया का है एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। तो इतना ज्यादा हमारा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इसके लिए कुछ चीजें भी कही गई हैं, जैसे हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक चीज जो हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक में बढ़ रहे हैं, इस वजह से जो बैंक हैं वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को उतना फंड नहीं कर पा रहे हैं, उतना लोन नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे उद्योग हैं, वो सफर कर रहे हैं, और पिछले 2 दशकों में यानी पिछले 20 सालों में इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो गई है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी कम हो गई है। ग्रोथ है जो प्राइवेट और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में, वो भी नेगेटिव हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसीलिए कुछ बहुत सख्त कदमों की जरूरत है। जैसे मैं आपको कुछ एक फैक्ट्स और फिगर्स देता हूं इसमें, जो अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है। हमारे 13 ऐसे बैंक हैं जिनमें
जो 40% भारत का लोन देते हैं, यानी सबसे बड़े लैंडर्स में से हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। और इनमें जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा लॉस दिया है, जिनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बहुत ज्यादा है। तो हमारे जो पीएसयू बैंक हैं, उनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो ग्लोबल नॉर्म्स यानी कि जो विदेशी बैंक हैं, सरकारी बैंक, उनसे कहीं कम है। तो ये भी एक चेतावनी है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर जिन्होंने सरकारी बैंकों के शेयर खरीदे हुए हैं, वो उनके लिए पूरा पैसा देने को भी तैयार नहीं है। और ये जो चीजें हैं जैसे एनपीए वगैरह, इन्हें हमें बहुत ही जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा एनपीए रेजोल्यूशन के लिए इन्होंने एक चीज कही, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, और वो ये, आप जानते हैं जब विमुद्रीकरण हुआ तो सब लोगों ने अपना पैसा बैंक में डाल दिया और ये पैसा आरबीआई के पास जमा हो गया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा कैपिटलाइज्ड है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो यही कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सेप्शनली हाईली कैपिटलाइज्ड। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पैसे का क्या करेगा जो इसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पैसे को यूज करेगा बैंक्स को उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निकालने के लिए, उनमें कैपिटल डालने के लिए। तो लेकिन इसको एक नेगेटिवली नहीं देखा जाना चाहिए। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण किया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो बैंक्स हैं उनकी इतनी बुरी हालत है, इसलिए विमुद्रीकरण किया गया है जिससे बैंकों के अंदर कैश आ जाए। तो अगर आरबीआई वास्तव में बैंक्स के अंदर कैपिटल डाल देता है तो उससे आरबीआई की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा अरविंद सुब्रमण्यम ने। आरबीआई इस जो ज्यादा धन आरबीआई के पास इस वक्त है उसको पीएसयू बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए यूज कर सकता है। अब बात करते हैं एसेट रिहेबिलिटेशन की। एक सेंट्रलाइज्ड केंद्रीय पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी यानी एआरए का बनानी चाहिए, एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और ये पॉलिटिकली टफ डिसीजंस ले पाएगी जिससे हम अपना उधार डेट कम कर सकें, ऐसा इसमें कहा गया। ये जो एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी है, ये बहुत डिफिकल्ट केसेस होते हैं जो जिनमें सरकार कई बार जिस कहते हैं पॉपुलिस्ट डिसीजन ले लेती है बजाय टफ डिसीजन लेने के। तो ऐसे डिसीजन पे ये निगरानी रखेगी एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई, वो ये कि जो सरकार है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो सरकार की तरफ से हुआ वो उतना एफिशिएंट नहीं रहा है। यानी सरकार की जो नीतियां हैं उसमें जो गरीब लोग हैं वो इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं। सरकार पुअर पीपल को टारगेट नहीं कर पा रही है, ऐसा इसमें कहा गया। और इसके कई कारण बताए गए। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कही गई कि जो सरकार है वो फेल हो रही है एजुकेशन प्रोवाइड करने में, हेल्थ प्रोवाइड करने में। जो हेल्थ और एजुकेशन है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, उनमें सरकार फेल हो रही है। इसके अलावा करप्शन बढ़ रहा है, क्लाइंटलिज्म, रेड टेप यानी लाल फीताशाही बढ़ रही है। लाल फीताशाही होती है जब जरूरत से ज्यादा कानून होते हैं, जो आपके ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से आप सही जो कदम है वो नहीं उठा पाते, चाहे वो इंडस्ट्री लगानी हो नई या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो। तो लाल फीताशाही की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फर्क पड़ता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट शब्द कहे गए वो है कंपेटिटिव पॉपुलिज्म। कंपेटिटिव पॉपुलिज्म क्या होता है? जैसे आपने तमिलनाडु देखा होगा, वहां पर जो जयललिता है वो 1 रुपए में इडली और बहुत सस्ते दामों में दवाइयां, इस तरह की स्कीम ज्यादा देखने को मिल रही हैं बजाय कंपेटिटिव सर्विस डिलीवरी के। यानी कि ये जो स्कीम है ये थोड़े समय तक ही काम कर सकती हैं कि आप पब्लिक को फ्री में चीजें बांटना शुरू कर दो, ये उतनी काम नहीं करती। ये सिर्फ कंपेटिटिव पॉपुलिज्म है, यानी कि प्लेइंग टू द गैलरी, यानी कि जो पब्लिक चाहती है आपने वो कर दिया, लेकिन आपने सही कठोर निर्णय नहीं लिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से आज चीज हुई वो था यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है? ये एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, यानी गरीबी को कम करने के लिए सरकार की स्कीम है, प्रोग्राम होता है। इसमें जो पैसा है वो गरीब लोगों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर चला जाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये होता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें कुछ पैसा एक एश्योर्ड प्रोवाइड करो जिससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकें। लेकिन इसका नुकसान यह है कि इससे सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है खर्चे का, और ये दबाव बहुत ज्यादा है। मैं इसके फैक्ट और फिगर भी आपको बताऊंगा ये कितना ज्यादा है। और इसका एक नुकसान यह भी होता है कि अगर कोई गरीब आदमी, उसको फिक्स्ड इनकम मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा, और सरकार को भी जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना चाहिए, वो रोजगार देने में उनका जो मोटिवेशन है इससे वो भी कम होगा। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इस वीडियो में मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फायदे नुकसान ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर क्या बातें कही गई हैं वो आपको बताऊंगा।
तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम सरकार जो गरीबों के लिए बहुत सारे भलाई कार्यक्रम चलाती है, स्कीम चलाती है, उनका एक ऑल्टरनेटिव है। और ऑल्टरनेटिव ऐसे है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ धन दे दिया जाए जिससे उनकी गरीबी कम हो सके। अरविंद सुब्रमण्यम ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही आज। पहला कि जो जनधन, आधार और मोबाइल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जैम, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया, अगर मुझे 1,000 रुपए किसी गरीब को देने हैं तो मैं कैसे दूं, अगर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं कैसे दूं। यानी कि एक ऐसी एफिशिएंट डिलीवरी होनी चाहिए जिससे गरीब के पास डायरेक्ट मैं उसे उस तक पहुंचा सकूं, उसको टारगेट कर सकूं। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो कैश है वो डायरेक्टली अकाउंट में जाए, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, हम स्कीम चला तो देते हैं लेकिन उसका बेनिफिट सही आदमी को नहीं मिल पाता। जैसे कि हमने मनरेगा में देखा है कई बार, जो वास्तव में लोग जिनको जरूरत है, तो बहुत ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें उसका एडवांटेज वो लोग ले लेते हैं जिनको उसकी जरूरत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कही गई, वो ये कि जो भी राज्यों की सरकार है वो अगर भलाई की स्कीम चलाती है तो उसमें सेंटर को भी उसमें भार उठाना चाहिए। यानी कि सेंटर और स्टेट उनको मिलकर काम करना चाहिए भलाई के जो कार्यक्रम है उनको लागू करने के लिए, तभी हम गरीबों का ज्यादा विकास कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था, फैक्ट और फिगर बताऊंगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर हम देते हैं, गरीबों में धन बांटते हैं, तो उससे हमारे ऊपर कितना लोड पड़ेगा। देखिए, अगर हम पॉवर्टी को 0.5% कम करते हैं, मान लीजिए आधा परसेंट कम करते हैं, तो हमारा 4 से 5% जीडीपी इसमें खर्च होगा। जितना हमारा भारत का पूरा जीडीपी है उसका 4 से 5% धन हमें खर्च करना पड़ेगा। और यह भी तब जब हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो टॉप 25% इनकम ब्रैकेट के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें। यानी कि जो सबसे अमीर 25% लोग हैं उन तक सरकारी स्कीमों के, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फायदे ना पहुंचे, क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं है। तो तब होगा ये। और अगर मान लीजिए टॉप 25% वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं तो ये खर्चा हमारे 10% ऑफ जीडीपी तक पहुंच जाएगा, और ये बहुत ज्यादा है। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम देते हैं तो उसको लागू कैसे करें। इसीलिए अरविंद सुब्रमण्यम जी ने दो शब्द यूज करे। उन्होंने कहा, डिस्कशन के लिए यूबीआई तैयार हैं हम, लेकिन लागू करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस पर वार्ता होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि यूबीआई वास्तव में इस पर क्या करना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो हम ऑलरेडी पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी देते हैं, छूट देते हैं, या खाने के ऊपर, खाद्य उद्योग के ऊपर देते हैं, खाद फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह देते हैं, उस पे ऑलरेडी हमारा जो खर्चा है वो 3% ऑफ जीडीपी है। यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम से जो हमारा जीडीपी पर और लोड पड़ेगा, तो ये एक ऑल्टरनेटिव है टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सिडी। और इसीलिए इस पर चर्चा जरूरी है। इसीलिए इन्होंने शब्द यूज किए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज एन आइडिया राइप फॉर डिस्कशन, यानी डिस्कशन के लिए तैयार लेकिन लागू के लिए तैयार नहीं, नॉट राइप फॉर इंप्लीमेंटेशन। और यूबीआई जो है ये महात्मा गांधी जी का जो एक आइडिया था उस पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का उन्होंने नाम भी लिया आज अरविंद सुब्रमण्यम जी ने। और इसके 3 सिद्धांत हैं यूबीआई के। पहला है यूनिवर्सैलिटी, दूसरा है अनकंडीशनैलिटी और तीसरा है एजेंसी। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सैलिटी, अनकंडीशनैलिटी एंड एजेंसी। इसके अलावा प्रॉपर्टी पर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो ये सरकार को आमदनी कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। ये कहा गया कि प्रॉपर्टी टैक्स से काफी अच्छा पैसा सरकार कमा सकती है। ये एक एडिशनल रेवेन्यू का अच्छा सोर्स है सिटी लेवल पर। सैटेलाइट इमेजरी क्या होती है? आप जो फोन के ऊपर गूगल मैप यूज करते हैं या एप्पल मैप यूज करते हैं वो सब सैटेलाइट इमेजरी, यानी जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी सैटेलाइट इमेजरी का हिस्सा है। और सैटेलाइट इमेजरी अगर हमें गवर्नेंस अच्छी करनी है तो उसमें सैटेलाइट इमेजरी का यूज किया जाना चाहिए। जॉब क्रिएशन, अगर हमें रोजगार देना है, जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो 2 इंडस्ट्री हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्कोप है। पहला है अपैरल और दूसरी है लेदर इंडस्ट्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। अपैरल और लेदर इंडस्ट्री ये हमारी की है जनरेशन ऑफ फॉर्मल एंड प्रोडक्टिव जॉब्स। यानी कि अगर अपैरल और लेदर इंडस्ट्री में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, कुछ नई चीजें लाई जाएं, कुछ तकनीकी संशोधन किए जाएं, तो इन दोनों इंडस्ट्रीज में से हम बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। लेबर माइग्रेशन की बात की गई। लेबर माइग्रेशन होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूर जाते हैं काम मांगने के लिए, काम ढूंढने के लिए। तो इस बार ऐसा देखा गया कि जो लेबर माइग्रेशन है, और ये जो लेबर माइग्रेशन है ये स्टडी किया गया 2011 से लेकर 2016 तक। तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। 9 मिलियन पीपल, यानी हर साल 90 लाख लोग हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं भारत में, और यह लगातार देखा गया 2011 से 2016।
और जो इंटर स्टेट मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये माना इस बार अरविंद सुब्रमण्यम ने। और उन्होंने ये कहा कि जो बिहार और यूपी जैसे राज्य हैं उनमें से लोग ज्यादा बाहर की तरफ जाते हैं, यानी आउट माइग्रेशन। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में क्योंकि रोजगार की कमी है, गरीबी है, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों के अंदर लोग जाते हैं काम मांगने, यानी आउट माइग्रेशन ज्यादा है। लेकिन 7 राज्य उन्होंने ऐसे बताए जिनमें नेट इन माइग्रेशन है, यानी कि जो दूसरे राज्यों से वर्कर आते हैं वो ज्यादा आते हैं कंपेयर टू जो उनसे बाहर जाते हैं। तो जो नेट है वो इन माइग्रेशन है, आउट माइग्रेशन नहीं है। बिहार और यूपी में ज्यादा लोग बाहर जाते हैं बजाय जो कमा अंदर आते हैं, और ये 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें ज्यादा लोग अंदर आते हैं बजाय जो बाहर जाते हैं। ये 7 हैं गोवा, दिल्ली, वैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो 7 के नाम आपको याद रखने हैं। तो जैसे मैंने बताया 90 लाख लोग माइग्रेट करते हैं हर साल। 2011 से 2016 हर साल 90 लाख लोग माइग्रेट करते हैं काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। और जो ये माइग्रेशन है एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं, इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले हमें फूड सिक्योरिटी बेनिफिट देना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी जो बिल है, जो एक्ट है, वो बहुत सारे राज्य ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। और हमें हेल्थ केयर अच्छा प्रोवाइड करना पड़ेगा और सबको सोशल सिक्योरिटी एक फ्रेमवर्क देना पड़ेगा, और ये आपको याद रखना है। और इसके लिए एक इंटर स्टेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि राज्यों के बीच में आपसी सहयोग होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए जिससे वो सोशल सिक्योरिटी एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके माइग्रेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कही गई, वो ये कि जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होती है, सीपीआई इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऐसा देखा गया था कि जो अरविंद सुब्रमण्यम और रघुराम राजन जब थे, ये दोनों आईएमएफ में भी साथ काम करते थे, तो ये सीपीआई इन्फ्लेशन को ज्यादा महत्व देते थे। तो इन्फ्लेशन आप जानते हैं कई तरह की होती है, उसमें ये सीपीआई इन्फ्लेशन को ज्यादा महत्व देते थे। और ये इन्होंने कहा कि ये अंडर कंट्रोल है, और तीसरे लगातार साल ये कंट्रोल के अंदर है। तो जो एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, 4.9% रही 2015 से 2016, और कंपेयर टू प्रीवियस ईयर दैट इज 5.9% थी फाइनेंशियल ईयर 2015 में, और फाइनेंशियल ईयर 2016 में ये थी 4.9%। और इन्होंने ये कहा कि जो महंगाई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है दालें, यानी पल्सेस। पल्सेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ फूड इन्फ्लेशन। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे, ये थे मुख्य इसके तथ्य। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, क्योंकि कम से कम 300 पन्नों का इकोनॉमिक सर्वे है, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीने का समय दीजिए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा वीडियो, जितने भी चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर हैं लगभग, तो 13 के 13 चैप्टर का डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा यूपीएससी मेंस के लिए। अभी के लिए चलता हूं, थैंक यू।